हेलो फ्रेंड्स, ये जो है परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 20 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 19 में क्या पढ़ा आपने? लेक्चर नंबर 19 में पढ़ा है आपने किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने का सूत्र पढ़ा है। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने का सूत्र पढ़ा है। और लेक्चर नंबर 18 में आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या क्या होगी, जिसको आप बोल सकते हैं बोर कक्षा। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या क्या होगी, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, ये निकालना सीखा है आप। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की फार्मूला क्या होता है? आर बराबर 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। और बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का फार्मूला क्या है? 2.188 10 के पावर 6 जेड अपान एन मीटर प्रति सेकेंड। आपको याद होना चाहिए फार्मूला। ठीक है, ये दो फार्मूला आपने पढ़ लिया है ना, ये दो फार्मूले आपने पढ़ लिया है। अब बात होगी, एक क्वेश्चन दिया गया था आपको ना, इस प्रश्न को सॉल्व कर लें आप। सॉल्व कराया जाएगा आपको। सॉल्व कराने के बाद आपको पढ़ाया जाएगा बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो। हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की, या बोर कक्षा कहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, वो निकालना सिखाया जाएगा आपको। फिलहाल एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व किया जाए, जो कि वेग से संबंधित है ना। वेग से संबंधित इसने पूछा है कि हाइड्रोजन के द्वितीय कक्षा का वेग और हीलियम प्लस के तृतीय कक्षा के वेग की तुलना कीजिए। ठीक है, तो वेग को तुलना करने का फार्मूला क्या होता है? इसका V1 मान लीजिए। V1 इक्वल टू क्या होता है? Z1 अपान N1। तो Z का मान देखिए, इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका कक्षा द्वितीय है। हाँ, V1 इक्वल टू Z1 अपान N1। और हीलियम की बात करें तो V2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? हाँ, वही Z2 N2 कर लो पहले। Z2 अपान N2 में कर लेता हूँ, बाद में सॉल्व कर लूंगा। Z2 अपान N2, इसका वैल्यू क्या होगा? Z का मान 2 और N का मान 3 है कि नहीं? तो V1 बाई V2 क्या होगा? Z1 N1 Z2 N2 हो जाएगा ना। सॉल्व कर लीजिए। V1 बाई V2, Z1 का मान 1/2 ना, बटा 1/2 और 2 इंटू 3 ऊपर हो जाएगा, 4/3 आएगा ना। नहीं, 3/4, 3/4। तो V1 और V2 का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 3/4। ठीक है, इसको लिख ले फटाफट, लिखिए। अच्छा देखिए ध्यान से, आपका ये हो गया है। अभी आपको बातें ना हो, आपके बीच में बातें ना हो, आपसे पूछा जाए कि बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, कुल ऊर्जा। ठीक है, हेडिंग क्या होगा? बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा आप E मान लीजिए। ठीक है, देखो ऊर्जा, कुल ऊर्जा बराबर जानते हैं क्या होता है? कुल ऊर्जा का मतलब है, ये बातें ना हो आपके बीच, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिलाकर कुल ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा को आप E से दिखाइए और गतिज ऊर्जा को KE से दिखाते हैं और स्थितिज ऊर्जा को PE से दिखाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को KE से देखो और स्थितिज ऊर्जा को PE से दिखाते हैं। ठीक है, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं KE की बात करूं, अगर आपको E निकालना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा।
तो आपको ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो सुनो ध्यान से, तो बोर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी वो होगी K इक्वल टू हाफ mv²। हो सकता है। और देखिए आप ये जानते हैं, सुनो आपने नोट किया है कि mv² अपान r बराबर KZE² अपान r²। आपने सॉल्व किया है, ये आपने लगाया हुआ है कि mv² अपान r बराबर क्या होता है, KZE² अपान r²। r से r कैंसिल हो जाएगा। mv² बराबर क्या हो सकता है, KZE² अपान r हो सकता है। तो आप यहाँ mv² का मान रख सकते हैं, इस mv² का मान नहीं रख सकते। हाँ, तो हो सकता है क्या, ke बराबर हो सकता है हाफ, हाँ यम तो नहीं, हाँ KZE², ये हो सकता है कि नहीं। अगर आप इसी mv² का मान अपान r, ये हो सकता है। तो आपको के का फार्मूला मिल गया गतिज ऊर्जा का कि हाफ KZE² अपान r। और अब मैं बात करता हूं स्थितिज ऊर्जा, दूसरा कंडीशन जो है Pe का मान निकाला जाए। ध्यान दो, ध्यान दो। अब देखो स्थितिज ऊर्जा कब निकालना है, निकालना है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का स्थितिज ऊर्जा ऐसे निकालिए, आप देखिए इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वृत्ताकार मार्ग में, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वृत्ताकार मार्ग में। जो नाभिक है ना भाई, नाभिक के चारों ओर नाभिक का आवेश प्लस ZE है और इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस E है। तो आप इसको चाहो Q1 मान सकते हो, एक को क्या मान लो Q2। ध्यान दीजिए, अगर दो आवेश हो, ये Q1 Q2 दो आवेश है, Q1 का मतलब प्लस ZE मान सकते हैं, Q2 का मतलब E माइनस मान लो, या माइनस E मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, माइनस E। ठीक है, तो अगर आपको दो आवेशों के बीच में निकालना हो स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के बीच में आपको जो है बल का फार्मूला मालूम होना चाहिए। बल बराबर क्या होता है, के मतलब यही होता है K Q1 Q2 अपान r²। दो आवेशों के बीच में अगर बल निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपान r²। और यहाँ Q1 Q2 का मान चिन्ह के साथ नहीं लिखा जाता, विदाउट साइन। Q1 Q2 को क्या लिखते हैं, विदाउट चिन्ह। चिन्ह चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे मतलब नहीं। तो वही तो लिखा था आपने, Q1 का मान मान लो, हमको बल निकालना है मान लीजिए। तो बल क्या निकालेंगे, Q1 का मान लो ZE है, हमको प्लस माइनस नहीं दिखना है, दो आवेश होने चाहिए बस, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो। तो हमको प्लस या माइनस से नहीं मतलब है, तो आप ZE लिखो इंटू E। तो क्या हो जाएगा, K ZE इंटू E अपान r²। तो होता क्या है ZE² अपान r², जो कि आप यहाँ यूज करते हैं। यही ना होगा यार, Q1 का मान ZE मान ले रहा हूं मैं और इसका मान E मान ले रहा हूं, हमको तो आवेश लिखना नहीं है, आवेश लिखना नहीं। लेकिन अगर दो आवेश हो, उनके बीच का निकालना हो क्या, स्थितिज ऊर्जा, जो P होगा। ध्यान दें, P बराबर होता है फार्मूला K Q1 Q2 अपान r। डिफरेंस है कि Q1 Q2 जो है चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं, चिन्ह के साथ लिखे जाते। अगर प्लस होगा तो प्लस लिखेगा, माइनस होगा तो माइनस। समझ पा रहे हो, दो आवेश हो उनके बीच का निकालना हो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जिसको आप प्रूफ करेंगे फिजिक्स में, मैं थोड़ा यूज करा रहा हूं। दो आवेशों के बीच का स्थितिज ऊर्जा निकालना हो, उसका फार्मूला क्या होगा, लिखेंगे K Q1 Q2 अपान r। और Q1 Q2 का मान आप चिन्ह के साथ लिखेंगे। जैसे मैंने Q1 का मान प्लस ZE माना है, Q2 का मान माइनस E माना है, तो क्या लिखेंगे आप, K इक्वल टू क्या होगा, प्लस ZE इंटू माइनस E अपान r। अब पूरा क्या लिखेंगे आप, आ रहा है ना सर, आप पूरा क्या लिखेंगे पता है, लिख सकते हैं माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा, तो हो सकता है माइनस KZE² अपान r, हो सकता है कि नहीं, माइनस KZE² अपान r। तो यही रट लो कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला ये है, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, माइनस KZE² अपान r। अब इन्हीं दोनों को जोड़ दो, गतिज ऊर्जा मिल गई है और क्या मिल गई है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगी, कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा क्या होगा, कुल ऊर्जा
क्या लिखेंगे, हाफ एम, नहीं के नहीं, के जेड ई स्क्वायर अपान आर प्लस, फिर ये माइनस में हो जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपान आर, ये वैल्यू माइनस में आ जाएगा। क्या लिखेंगे आप लोग, हाफ के अपान आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपान आर। ठीक है, देखो इसको आप एक मान सकते हैं, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, आप सीधा मान लो यार। देखो इसको सॉल्व करने का कई तरीका है, या तो इसको मान लो कि ये आधा है के जेड ई स्क्वायर अपान आर और ये पूरा है, तो यहाँ ये गलत बात हो रही है। देखो यहाँ आधे में से पूरे को घटाया जा रहा है, हाँ तो वैल्यू क्या आएगा, माइनस। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा बढ़िया तरीके से तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिलेगा, हाफ मिलेगा, समझो यार। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर आ जाएगा। इसको तो आप समझ पा रहे हो कैसे आया है, या फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 जाएगा, फिर 1 में से -2 घटेगा तो क्या आएगा, अब बटा हाफ, ये दो तो रहबई करेगा। लिखो फटाफट, इतना लिखिए फटाफट फटाफट इतना। तो आपने कुल ऊर्जा ये निकाल लिया, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपान आर। अच्छा आप आर का मान वहीं रख दीजिए, कुल ऊर्जा क्या निकाला आपने, अरे बता लिख लिया बाद में, चलो ध्यान दीजिए आप, आपने कुल ऊर्जा ई का मान क्या निकाला है, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपान आर। अच्छा देखो जो आपने प्रूफ किया था, सुनो आप लोग, आपने भी प्रूफ किया था कि एम भी स्क्वायर अपान आर बराबर क्या लिखा था, के जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर ना। अगर मान लीजिए यहाँ से आर का मान निकाल के यहीं रख दिया जाए, कैसे निकाल लेंगे, पहले एक आर से एक आर कैंसिल करा लीजिए, क्या मिलेगा आपको, एम भी स्क्वायर बराबर, हाँ, के जेड ई स्क्वायर अपान आर। ठीक है, या फिर यम को यहाँ कर दो, यम को ला दीजिए आप। ठीक है, तो आप जानते क्या है, देखो आपने लिखा है एम भी आर बराबर एन एच अपान 2 पाई। आप यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ भी का मान रखेंगे तो आपको आर का मान मिलेगा, मैंने आपको बताया तरीका। आप यहाँ भी का मान रखेंगे तो आपको त्रिज्या मिलेगा, अगर आप इसमें आर का मान रखते हैं तो आपको वेग मिलेगा, निकाल के मैं बताया आपको, पहले निकलवाया गया है। आर का मान रखेंगे तो वेग मिलेगा, भी का मान रखोगे तो त्रिज्या मिलेगा, लेकिन यहाँ है यहाँ भी स्क्वायर, तो आप यहाँ लिख दीजिए भी बराबर एन एच अपान 2 पाई एम आर। इसको भी का स्क्वायर कर दो तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। समझ पा रहे कि नहीं, अरे इसका पूरे का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसी भी स्क्वायर का मान रख दीजिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, इधर क्या लिखेंगे, के जेड ई स्क्वायर आर एम, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अब उस आर को ले जाइए उधर, एम से एम कैंसिल करा दो, एम से एम कैंसिल, आपका एक एम बचा है, एक आर बचा है, आर को ले जाओ उधर, आर बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। समझ पा रहे हो कि नहीं, इस आर को वहां लेके जाएंगे तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगा। अब इसी आर का मान रखो, इसी आर का मान रखिए, आर का मान रखने पर क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू हाफ के जेड ई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब चलो इसको ऊपर कर दो, क्या मिलेगा आपको, हाफ ना जाएगा, क्या मिलेगा 4 पाई स्क्वायर एम के
जेड ई स्क्वायर इंटू के जेड ई स्क्वायर, यही मिलेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। समझ तो पा रहे हो ना? इधर देखो यार, अब सारे वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर लो, माइनस हाफ क्या मिलेगा देखो, 4 पाई स्क्वायर यम तो ठीक है, के हो जाएगा के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसमें देखिए जेड का मान बदलने वाला है, हाँ एन एच, तो जो बदलने वाला वैल्यू उसको एक तरफ कर दीजिए। आप लिख क्या सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस हाफ 4 पाई स्क्वायर यम के स्क्वायर ई के पावर 4 एच स्क्वायर, इधर लिखेंगे क्या, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ये आपके जो है किसका फार्मूला है, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का फार्मूला है। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फार्मूला क्या है, आ रहा है ना, -1/2 4 पाई स्क्वायर यम के स्क्वायर ई के पावर 4 अपान एच स्क्वायर, मिलेगा क्या, जेड स्क्वायर अपान, हाँ इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू बदलने वाली है और ये वैल्यू फिक्स रहने वाली है। तो अगर आप फिक्स वैल्यू का मान रखेंगे, वही याद रखना है आपको, वही आपको याद रखना है, सभी नियतांकों का मान रखने पर, सभी नियतांकों का मान रखने पर जानते हैं, अगर इसका मान रखो केवल, ये सुनो ध्यान से, अगर आप इस वैल्यू का मान रखेंगे ना, आपको मिलेगा ई इक्वल टू -1/2, यह आएगा 27.2, ठीक है, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम प्रति परमाणु। समझ पा रहे हो? अगर आप इस वैल्यू का मान रखेंगे, आपको यही तो रटना ही है, ये तो डेरिवेशन समझ ले आप। हाँ, अगर आप इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु प्रति एटम, या 2 से कटा दो, 2 से कटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा -13.6, ऐसे यही लिखो 13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल है कि नहीं? अगर आपको जूल में निकालना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान रख दो, जूल में निकालना है तो क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान रखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान रख के सॉल्व कीजिए फटाफट इसको। ये देखिए ध्यान से, आपने कुल ऊर्जा का फार्मूला क्या निकाला, कुल ऊर्जा का फार्मूला मिला है आपको -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। या तो आप चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान रख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, 1.6 10 के पावर -19 जूल। तो जब आप इसका मान यहाँ रखेंगे, आपको गुणा करने पर जानते हैं क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 21.76 10 के पावर -19 जूल, जूल प्रति जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर जूल प्रति परमाणु मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इस वैल्यू को, ये दशमलव यहाँ लेके जाओ तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, -18, 10 के पावर -18 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कह सकते हैं ना 2.18, 6 को हटा दो 8 कर देंगे तो 2.18 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर बड़ी एन स्क्वायर क्या मिलेगा, जूल प्रति परमाणु। तो अगर एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने को कहा जाए तो सीधा ये निकालिए, और अगर आपको एनर्जी किस में निकालने को कहा जाए, जूल में, एनर्जी अगर आपसे कहा जाए कि जूल में ही निकाल के बताओ तो ये वैल्यू रखेंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अच्छा एक और देखो, तुम पहले तब लिखना आपने, मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु के लिए विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जा, विभिन्न
कक्षाओं की ऊर्जा के क्यों बात कर रहे हैं आप? बात हो रही है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, जैसे बहुत सारी कक्षाएं हों, उनकी एनर्जी क्या होगी। पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, यहाँ जो ये वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे भी ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। बदलने वाली वैल्यू क्या है, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। आप लिख सकते हैं ई समानुपाते माइनस होगा माइनस जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। पहले समझ लो आप लोग, ये इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ई इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपान, ये इक्वल टू नहीं है, समानुपाती का चिन्ह। देखो अगर ये माइनस ना रहा होता तो आप क्या बोलते हैं कि जेड बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, जेड कम होगा ई कम होगा, अगर एन बढ़ेगा तो ई कम होगा, अगर ये ना रहा होता तो माइनस। लेकिन माइनस के आने पर सारा काम उल्टा हो जाएगा कि अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। यही थोड़ा समझ ले आप लोग, इस माइनस के आने से आप क्या बोलेंगे कि अगर जेड का मान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, और अगर एन का मान बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा, एनर्जी घटेगा। नहीं सुनो ध्यान से, अगर ये नहीं रहा होता तब ये घटना बता रहा हूं मैं, गड़बड़ बता दिया। ध्यान दें, मैंने घटना आपको क्या बता दिया कि जब माइनस ना रहा होता तब घटना होगी ना, कि जेड बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, जेड कम होगा तो ई कम होगा, अगर एन बढ़ेगा तो ई कम होगा, एन कम होगा तो ई बढ़ेगा। कब घटना होगी, जब यहाँ माइनस ना रहा हो। लेकिन अगर माइनस आ जाए तो सारा काम उल्टा हो जाएगा। अगर आपका जेड बढ़ेगा ई क्या होगा, कम होगा, जेड बढ़ेगा ई माइनस के आने से उल्टा हो जाएगा यार। हाँ, माइनस के ना होने पर जेड बढ़ता तो ई बढ़ता, लेकिन माइनस से आने पर जो काम वो सारा उल्टा हो जाएगा कि अगर जेड बढ़ेगा तो ई कम होगा। और अभी मैं प्रूफ कराऊंगा आपको, अभी मैं आपको प्रूफ कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा तो आप स्पष्ट कर लेंगे किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज़्यादा है। और अगर एन बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। आपको बेसिकली यही बात याद रखना है। मैंने आपको बताया भी है कि कोस बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होता है। अरे मैं बताया भी हूँ यार कि जैसे जैसे कोस संख्या बढ़ती है एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन के लिए, मैं बात कर लूँ हाइड्रोजन के लिए विभिन्न कक्षाओं की एनर्जी क्या निकालें, पहली कक्षा की एनर्जी, दूसरी कक्षा की एनर्जी, तीसरी कक्षा की एनर्जी क्या निकालेंगे आप। तो जेड का मान क्या लिख लोगे, 1। क्यों, क्योंकि है हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन। तो देखो लिखता हूं पहले कक्षा की ऊर्जा, पहले कक्षा की क्या निकालेंगे आप, तो एन का मान एक रखोगे, फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकाल लो, माइनस 13.6, इसको आप पहले कक्षा की ऊर्जा E1 मान लो, क्या मान लो, पहले कक्षा की ऊर्जा E1, दूसरे कक्षा की ऊर्जा ऐसा मान लो, पहले कक्षा की ऊर्जा E1 क्या होगा, माइनस 13.6, क्या लिखेंगे आप, हाँ 1/1 होगा, 1 का स्क्वायर ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, तो क्या होगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति, हर एटम के सापेक्ष निकाल रहे हैं। अगर मान लो दूसरे कक्षा की एनर्जी की बात करूं, दूसरे कक्षा की ऊर्जा, दूसरे कक्षा की ऊर्जा, समझ तो पा रहे हैं ना आप लोग यार। एन का मान यहां 2 रखेंगे, एन का मान क्या रखेंगे आप, 2। तो यहां देखिए E2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस 13.6, एन का मान क्या होगा, जेड का मान तो 1 होगा, और एन का 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या लिखेंगे माइनस 13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम आएगा ना, कटा भी लो इसको, क्या आएगा 3.4, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु,
वैसे तीसरे चौथे पांचवें तक निकाल लीजिए आप लोग, 3 4 5 तक निकाल लो इसको सॉल्व करने के बाद। अब तो नहीं आएगा ना कि आ जाएगा? यहाँ तक आए? हाँ, तो यहाँ तीसरे का निकालो। अच्छा ध्यान दें आप, तीसरे कक्षा की ऊर्जा, तीसरे कक्षा की ऊर्जा, तो n का मान क्या रखेंगे आप? 3। अब सीधा मान रखो यार, E3 इक्वल टू क्या रखेंगे? -13.6 1/9 हो जाएगा, 1/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम होगा। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? माइनस, हाँ 1.51 आएगा, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। अच्छा देखो फिर आप, अच्छा देखिए ध्यान से, ये जो है हाइड्रोजन के पहले कक्षा की ऊर्जा है, ये हाइड्रोजन के दूसरे कक्षा की ऊर्जा है, ये हाइड्रोजन की तीसरे कक्षा की ऊर्जा है, ये हाइड्रोजन के चौथे कक्षा की ऊर्जा है, ये हाइड्रोजन के पांचवें कक्षा की ऊर्जा है। ऐसा निकाल सकते हैं आप। एक देखो प्रश्न क्या दिया गया है कि हीलियम प्लस के प्रथम, द्वितीय व तृतीय कक्षा के ऊर्जा की गणना कीजिए। हीलियम प्लस के प्रथम, द्वितीय व तृतीय कक्षा की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो क्या लिखेंगे आप? निकालिए हीलियम प्लस के लिए, हीलियम प्लस के लिए पहला क्या सॉल्व करेंगे? प्रथम कक्षा की ऊर्जा, प्रथम कक्षा की ऊर्जा, तो यहां जेड का मान 2 रखने वाले हैं। E1 बराबर क्या रखेंगे? -13.6 Z² जेड का मान क्या? 2, 2 का स्क्वायर और n का 1 स्क्वायर, तो क्या करेंगे? कितना आएगा भाई? 4 चौक 16, 4 3 12 1 13, 4 1 4 1 5, यही आ रहा है। ये कितना आ रहा है? हाँ तो 4 4 चौक क्या ना, 4 चौक 16 आएगा, 4 6 24, कितना आ रहा है? पूरा कितना आ रहा है? वह है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। और दूसरे कक्षा की ऊर्जा, दूसरे कक्षा की ऊर्जा क्या आएगा? देखो E2, तो यहाँ n का मान 2 रखेंगे, यहाँ n का मान 1 रखेंगे, आपको मिलेगा -13.6 2 का स्क्वायर अपान फिर 2 का स्क्वायर कट जाएगा, ये मिलेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। जानते हैं यहां से एक प्रश्न पूछ सकता है आपसे, सुनो ध्यान से। आपने निकाला है हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की ऊर्जा, हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की ऊर्जा कितनी आई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की ऊर्जा क्या आती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ये पूछेगा ना हाइड्रोजन के किस कक्षा की ऊर्जा, या हाइड्रोजन के पहले कक्षा की ऊर्जा हीलियम के किस कक्षा की ऊर्जा के बराबर होता है? हीलियम प्लस के किस कक्षा की ऊर्जा के बराबर होता है? थोड़ा आप जानते रहिए कि हाइड्रोजन के पहले कक्षा की ऊर्जा हीलियम प्लस के दूसरे कक्षा की ऊर्जा के क्या होता है? बराबर। समझ पा रहे हैं आप? तो देखो अच्छा, इसके बाद तीसरे कक्षा की ऊर्जा क्या निकालेंगे? तीसरे कक्षा की ऊर्जा क्या लिखेंगे? n का मान 3 लिखेंगे ना, n का मान 3, तो क्या लिखेंगे? E3 बराबर -13.6 Z², 2 का स्क्वायर 4 अपान क्या होगा? 9, क्या आएगा? इसका वैल्यू क्या निकाला आपने? इसका वैल्यू क्या निकाला?
इसका वैल्यू 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ठीक है, एक और प्रश्न लिखिए आप लोग। एक प्रश्न लिखें, एक प्रश्न लास्ट लिखो बस। लिथियम डबल प्लस के द्वितीय कक्षा की ऊर्जा, लिथियम डबल प्लस के द्वितीय कक्षा की ऊर्जा तथा बेरिलियम ट्रिपल प्लस के तृतीय कक्षा की ऊर्जा की तुलना करें। तृतीय कक्षा की ऊर्जा की तुलना करें। तुलना करें। लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, यहां पर देखो दो कक्षाओं की ऊर्जा की तुलना करनी है। अगर दो कक्षाओं की ऊर्जा की तुलना करनी हो तो फार्मूला लिखें ध्यान से। देखो हेडिंग क्या होगा, दो कक्षाओं के ऊर्जा की तुलना। देखो आप या तो ऐसे निकाल लो यहीं से, या तो फार्मूला बता रहा हूं यही देखो, यहां से भी निकाल सकते हैं। मैं यहां वैसे भी निकालना बता दूंगा, एक फार्मूले का यूज करके निकालना बता दूंगा। ठीक है, फार्मूले से कैसे निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे? देखो मान लीजिए कि पहले कक्षा की ऊर्जा E1 है, उसको मान लीजिए माइनस Z²/n²। दूसरे कक्षा की ऊर्जा E2 है, इसको क्या मान सकते हैं, समानुपाती है ना, माइनस Z1²/n²। इसको Z2²/n²। माइनस को हटा दो, दोनों में माइनस है ना, हटा दीजिए आप। तो लिखिए E1/E2 बराबर क्या होगा, Z1²/n1²। हाँ, बाई Z2²/n2²। अब यही सॉल्व कर लो कि यहाँ क्या क्या देखो, E1 का मान क्या रखेंगे, E1 के लिए, इसके लिए लिखो, लिथियम डबल प्लस के लिए E1 का मान क्या होगा, E1 बराबर कह सकते हैं ना, E1 समानुपाती कह लो, चाहे E1 समानुपाती N1 का मान कैसी कक्षा है, और Z1 का मान, तो Z1 का मान क्या, परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है ना, तो 3 रखें आप लोग, 3 का स्क्वायर और बटा, और Z का मान क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर। समझ नहीं पा रहे हैं क्या? देखो Z1 का स्क्वायर करोगे तो Z1 मान लो इसका, और क्या लिखेंगे आप लोग, द्वितीय कक्षा है ना? इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, और -9/4, और E2 का मान क्या रखेंगे आप, समानुपाती कर लो ना। E2 के लिए क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस, फिर क्या लिखेंगे आप लोग, हाँ 3 का स्क्वायर, तो -16/9। अब सॉल्व करो, माइनस तो हटा दीजिए आप। हाँ हाँ यार, ठीक ठीक। तो क्या लिखेंगे आप, E1/E2 क्या लिखेंगे, 9/4, फिर 16/9, 9 ऊपर चला जाएगा, E1/E2 क्या मिलेगा, 9/4 इंटू 9/16, यही मिलेगा ना यार। रुको यार ध्यान से, 16/9 होगा यार, 9/4, इसका बाद में कर लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन आप, जो भी मिलेगा 81/64 मिलेगा, यही रेशियो मिलेगा ना, 81/64 यही रेशियो मिलेगा। तो वैसे ही आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है इतना रख लीजिए, ध्यान दीजिए आप।
आपके पास जो है ना, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं इससे रिलेटेड जो है, आप उसको सॉल्व कीजिए। और आप इतना ही पढ़ें आज आप इतना ही पढ़ें, ठीक है।